हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार टीजीटी भूगोल विषय का जो 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए आज प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह जो 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिहार जो SCERT और NCERT जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देखें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर नोट करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग बिहार PGT भूगोल विषय का तैयारी कर रहे हैं, TRE 3 या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, देखिए TRE 4 भी आपका अगस्त में आ जाएगा और अगस्त में ही जुलाई 20 जुलाई तक TRE 4 आने की संभावना है और अगस्त में TRE 4 का भी एग्जाम होगा। अगर आप लोग TRE 3 का TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 705435 1253 पर मैसेज करके बहुत ही कम दामों में नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट्स और प्रैक्टिस सेट केवल भूगोल विषय वाले ही, ठीक है, मैसेज करेंगे, अन्य विषय वाले नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इच्छुक हैं इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करें। हमारे पास प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट लगभग हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं बहुत ही कम दाम में आपको वो भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, गंडक नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ठीक है, ए है चंपारण, बी है सीतामढ़ी, सी है मधुबनी, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए चंपारण, ठीक है। आप चंपारण भी 2 जिला है चंपारण, एक पूर्वी चंपारण है और एक पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। पहले एक ही जिला था चंपारण, उसके बाद उसको 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी और पूर्वी में। तो यह अगर पश्चिमी देगा तो वो भी सही हो जाएगा, केवल चंपारण देगा तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उद्गम स्थल के समीप कोसी नदी के मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल के निकट, ठीक है, कोसी नदी के मुख्य धारा को अरुण नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह है नर्मदा नदी, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? वह है गोदावरी, ठीक, गोदावरी आप लोग ध्यान देंगे, गोदावरी। दूसरी सबसे लंबी नदी यह है नर्मदा। अब हम लोग क्वेश्चन बचा देते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रेटर झील है? ये है बोलिविया का टिटिकाका झील, बी है तुर्की का वान झील, सी है भारत का लोनार झील, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। क्रेटर झील का मतलब होता है ज्वालामुखी से निर्मित झील, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील जो होते हैं उसको क्रेटर झील कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बोलिविया का टिटिकाका, तुर्की का वान झील, भारत का लोनार झील, तीनों झील क्रेटर यानी ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? यह है बाचर द परथेस को, बी है डॉक्टर मित्रा को, सी है हेरोडोटस को, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए बाचर द परथेस को, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये इसको बाचर द परथेस को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब रहता है, बी है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब रहता है, सी है उत्तर पश्चिम भारत में मानसून लौटने लगता है, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब रहता है सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकेगा, ठीक है। इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ए है उत्तर पूर्वी मानसून, बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, सी है पश्चिमी विक्षोभ, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी पश्चिमी विक्षोभ। पूरे भारत के उत्तर, ठीक है, उत्तर जो पश्चिम भारत है यहाँ पे जो वर्षा का शीतकाल में वर्षा का जो प्रमुख कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? ए है पटना महानगर में, बी है दामोदर घाटी क्षेत्र में, सी है असम घाटी क्षेत्र में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो भारत में अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ा था, ठीक है। यह SCERT बुक कक्षा 10 के बुक में है। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में शामिल है? यह है पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, बी है आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ, सी है आपदा के बाद प्रबंधन कार्य करना, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिसमें यही तीनों हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ए है 1972 में, बी है 1980 में, सी है 1986 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के 1972 में भारत में भारतीय वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव की बात हुआ था, कब? 1972 में।
जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो हुआ था 1986 में, और वन संरक्षण 1980 में। ठीक है, आप लोग तीनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी करता है? ए है संयुक्त वन प्रबंधन, बी है चिपको आंदोलन, सी है बीज बचाओ आंदोलन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा संरक्षण समुदायों की सीधी भागीदारी करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, ये भी समुदायों का इसमें सीधी भागीदारी होता है। चिपको आंदोलन में समुदाय का सीधी भागीदारी था, और बीज बचाओ आंदोलन इसमें भी समुदाय का सीधी भागीदारी। चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, यह बीज बचाओ आंदोलन ये दोनों उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए है अमरकंटक पठार, बी है मैकाल पहाड़ी, सी है मेघालय पठार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में जो बॉक्साइट पाए जाते हैं वह अमरकंटक और मैकाल पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 13, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, टर्शियरी युग में। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला जो होता है कुछ कोयला टर्शियरी युग में भी पाया जाता है, जबकि पेट्रोलियम केवल टर्शियरी युग में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 देते हैं, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, ए है वसीम मन्नार की खाड़ी, बी है कलोल गुजरात, सी है नरकटिया असम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए इसका सुमेलित नहीं है। जो वसीम तेल क्षेत्र है यह मुंबई हाई में है। ठीक है, ना कि मन्नार की खाड़ी में, आप लोग ध्यान देंगे। जबकि कलोल गुजरात में बिल्कुल सही है, नरकटिया असम में बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, वसीम जो तेल क्षेत्र है यह मन्नार की खाड़ी में नहीं है, यह क्या है? मुंबई हाई में है। आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता? ठीक है, ए है पश्चिम बंगाल, बी है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल जो है यह चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, ये सब चीन की सीमा को साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ग्रेनाइट और नीस से प्रायद्वीपीय भूखंड बना हुआ है भारत का। ठीक है, बेसाल्ट से नहीं निर्मित है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो यह मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भूत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं, इसका प्रमाण है। ए है रिफ्ट घाटियाँ, बी है ब्लैक पर्वत, सी है टार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ब्लैक पर्वत और भ्रंश घाटियाँ, रिफ्ट घाटियाँ, यह दोनों जो हैं यह प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं, इसका प्रमाण रिफ्ट घाटियाँ हैं और ब्लैक पर्वत है। जबकि टार जो है यह नहीं है, टार जो है यह अपर्दन से निर्मित एक स्थलाकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी घाट का विस्तार है। तो पूर्वी घाट का विस्तार जो है ये है महानदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक। ठीक है, महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। आप अगर पूर्वी तटीय मैदान का पूछे तो आपका गंगा के डेल्टाई मैदान से हो जाएगा नीलगिरी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो ए है पाक जल संधि, बी है न्यू मूर द्वीप, सी है मन्नार की खाड़ी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है, जबकि न्यू मूर जो द्वीप है यह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टा है वहीं पे एक छोटा सा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? ए है सैंडल पीक, बी है माउंट डियोबोली, सी है माउंट कोयोबो, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से ठीक है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सैंडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट कोयोब, ये तीनों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसमें से सैंडल जो पीक है यह सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, आप लोग ध्यान देंगे। सैंडल पीक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, यह एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 23,
9 डिग्री चैनल पृथक करता है। जो 9 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है? तो यह जो है लक्षद्वीप को लक्षद्वीप को मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री, जबकि आज 8 डिग्री जो है वह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। देखिए यहाँ पे हो गया 8, 9, 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए है गंडक, बी है सोन, सी है बेनगंगा, डी है उपरोक्त में से यदि ई में से कोई नहीं। तो जो बेनगंगा है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह एक गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है बेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील है? ए है चिल्का झील, बी है पुलिकट, सी है कोलेरू, डी है उपरोक्त में से यदि ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से यदि। तीनों जो है यह पूर्वी तटीय मैदान में स्थित द्वीप हैं, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित झील हैं। यह तीनों जो है लैगून झील है। इसमें से सबसे बड़ा जो लैगून झील है वह है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एशिया महाद्वीप में मानसूनी वर्षा मुख्यतः नहीं पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः नहीं पाई जाती है, ठीक है। मानसूनी जलवायु मुख्यतः नहीं पाई जाती, कहाँ पे? तो यह पश्चिम एशिया में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती, जबकि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। यह है देशांतर, बी है वायुदाब, सी है तुंगता या ऊंचाई, डी है उपयुक्त में से एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का ये देशांतर से जलवायु निर्धारित या नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। इससे समय का निर्धारण किया जाता है। अगर यहाँ पे अक्षांश होता तो वो सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो यह अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देते हैं। मैक्रो वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? यह है लवड़ी दलदली क्षेत्र, बी है ज्वारी संकरी खाड़ी, सी है पंख मैदान, डी है उपयुक्त में से एक से यदि, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से यदि, यानी तीनों जो है मैक्रो वनस्पतियों के विकास के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ साथ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, नीलगिरी जैवमंडल नीचे का विस्तार किन राज्यों में नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है उपयुक्त में से एक सदी, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, आंध्र प्रदेश में नीलगिरी जैवमंडल नीचे का विस्तार नहीं है। नीलगिरी जो जैवमंडल बायोस्फीयर है, यह भारत का प्रथम, ठीक है, यूनेस्को द्वारा स्थापित है। और देखिए नीलगिरी जो जैवमंडल नीचे है यह 3 राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक और एक राज्य और है केरल, ठीक, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है? ए है मृदा की उर्वरता में ह्रास, बी है मृदा की उर्वरता में वृद्धि, सी है मृदा में ह्यूमस की मात्रा का कम होना, डी है उपयुक्त में से यदि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मृदा की उर्वरता में ह्रास को ही मृदा अवकर्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, ए है बेलका कृषि, बी है झूम कृषि, सी है उष्णकटिबंधीय जलवायु, डी है उपयुक्त में से एक से, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित नहीं है? तो वेदिका कृषि और उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित नहीं है, ठीक है। जबकि झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। साथ ही साथ अति सिंचाई, अति पशुचारण, वनों का ह्रास, ये सब मृदा अपरदन की समस्याओं से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्थानांतरित कृषि कर्तन दहन प्रणाली को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। जबकि कोमान या पामाडाबी ये उड़ीसा में, ठीक है, कहा जाता है। और बेबर यादैया मध्य प्रदेश में कहा जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं। कांडला पत्तन स्थित है, जो कांडला पत्तन या बंदरगाह है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। यह स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले निर्मित बंदरगाह है। क्यों इसका निर्माण हुआ था? क्योंकि स्वतंत्रता के पहले भारत में पाकिस्तान भी स्थित था, ठीक है, तो कराची बंदरगाह उसके पास में था, तो कराची बंदरगाह से काम चल जाता था भारत का। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान के अंडर में चला गया, तो इसलिए भारत को उसकी कमी महसूस होने लगी, तो इसलिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की
मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करती है? ठीक है, तो ए है इमली और आम, बी है महुआ और कदम, सी है पीपल और बटबीज। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए इमली और आम की। उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियां हैं शादी के समय इमली और आम की पूजा करते हैं। यह देखिए एनसीईआरटी कक्षा 10 की बुक में दिया हुआ है। इसके पहले ये महुआ और कदम वाला पूछा था। ठीक है, झारखंड की जो मुंडा जनजाति है किस वृक्ष की पूजा करती है पूछा था, तो महुआ ऑप्शन में था, आम था, इमली था, तो इसलिए हमको लगा ये भी इम्पोर्टेंट है तो हम इसको करा दिए। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह इमली और आम की पूजा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी स्थित है। पुडुचेरी है कहाँ पे स्थित है? यह है केरल में, बी है तमिलनाडु में, सी है आंध्र प्रदेश में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वह 3 राज्यों में स्थित है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हर राज्य में इसके एक एक जिले हैं। ठीक है, तो तीनों राज्य में स्थित है। अब आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थित जो जिला है, यानी तीनों राज्य में 3 जिले उसके हैं पुडुचेरी के, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला पुडुचेरी का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए यानाम जो जिला है यह आंध्र प्रदेश में है पुडुचेरी का, जबकि माहे जो है यह केरल में है। ठीक है, केरल में है, पुडुचेरी का ही है। ठीक है, जबकि करिकाल जो है यह तमिलनाडु में स्थित पुडुचेरी का जिला है। आप लोग ये जरूर ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी है? पश्चिम की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह हिमालय को उत्तर से पूरब से पश्चिम क्षेत्रीय रूप से बांटा गया है। तो पूरब यानी अरुणाचल प्रदेश की, और पश्चिम मतलब यहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पश्चिम में स्थित जो चोटी है वो कौन सी है? तो यह है नंदा देवी जो है आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उसके बाद आपका आता है अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं लास्ट, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो यह गतिविधियाँ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम लोग अंतर स्पष्ट करना चाहें तो उनके द्वारा किए गए कार्यकलाप को, ठीक है, उसी के मापदंड पर उसको अलग किया जाता है, तो इसको गतिविधियाँ भी कहा जा सकता है। तो ये था बिहार टीजीटी भूगोल विषय का 40 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। यह जो प्रैक्टिस सेट है 6 to 8 में भी काम आएगा। ठीक है, 9, 10 और 11, 12 तीनों में काम आएगा। तो आप लोग अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9, 10 या 11, 12 जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे इस तीनों में इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं बहुत ही कम दामों में, तो आप लोग मोबाइल नंबर 705435 पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।